हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका लाइफ साइंस आसान भाषा। तो आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सेल्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अंदर हम पहले थियरी पोर्शन कवर करेंगे। उसके बाद हम केस स्टडीज को देखेंगे अलग अलग लेवल पे, बेसिक, मास्टर्स और रिसर्च लेवल तक। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जिसमें एमसीक्यूज होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो पूरी की पूरी सेल के ऊपर स्टडी एक ही वीडियो में हमें मिल जाएंगी और उसके बाद आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सीखने वाले हैं थियरी पोर्शन में। उसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट मेक समथिंग अलाइव, कि सेल्स को जिंदा कौन रखता है। बाद में हम देखेंगे कि जो सेल्स है उसको ही क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलेंगे और किसी को क्यों नहीं। उसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जिससे उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माना गया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, कैसे होते हैं, साइज के हिसाब से भी देखेंगे और उसके काम के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से भी देखेंगे। देन हम उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। अगर दो हम सेल लेंगे तो अलग अलग सेल्स में क्या कॉमन चीजें है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सेल्स होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैसे कैरी करते हैं और उसको पास ऑन कैसे करते हैं। और लास्टली हम देखेंगे कि हाउ दिस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारी जीव सृष्टि है, वो कनेक्टेड है थ्रू सेल्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों समझना चाहिए सेल के बारे में। सो टू अंडरस्टैंड लाइफ वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द सेल्स। लाइफ को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेल्स को समझना। एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे बिल्डिंग को समझना है, उसके वर्क को, कि बिल्डिंग कैसे बनी है। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि ब्रिक्स कैसे बनते हैं, ईंटें कैसे बनती हैं, वो कैसे होती है, कैसे काम करती है। सिमिलरली हमें अगर हमारी बॉडी को जानना है, प्लांट्स को जानना है, एनिमल्स को जानना है, डिजीज को देखना है कि कैसे होते हैं, ग्रोथ जानना है कि कैसे ग्रोथ हो रहा है, तो उसके लिए हमें स्टडी सेल्स को करना है। अगर हम सेल्स को हटा दे लाइफ से तो ना ही प्लांट होंगे, ना ही एनिमल होगा, ना ह्यूमन होंगे, ना लाइफ होगी। दैट्स व्हाई सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोलॉजी। ये फाउंडेशन है बायोलॉजी की। थोड़ा और डीपली समझते हैं। सबसे पहला यहाँ बताया गया है कि हमें हमारी बॉडी को समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि हमारी बॉडी को समझने से अगर हमें कोई डिजीज हो रहा है, अगर हमें कोई चीज की कमी है, तो वो जान पाए कि क्या कमी है और डिजीज कौन सी वजह से हो रहा है। दूसरा, अगर हमको ये समझना है कि कोई ऑर्गन कैसे फंक्शन करता है, जैसे हार्ट कैसे फंक्शन करता है, लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे काम करता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्मॉल स्केल पे समझना हो, क्योंकि ये सब तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए हम बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे। यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ एक न्यूरॉन सेल है, एक आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है और एक मसल्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम यानी कि ऑर्गन के स्मॉलेस्ट पार्ट है जिससे पूरा ऑर्गन फॉर्म होता है। अगर दूसरी बात की जाए तो उसमें प्लांट आते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये कलर चेंज कैसे आता है फ्लावर में, ये जो वृक्ष होते हैं उसमें, और ये
जो छोटे प्लांट्स होते हैं क्या फर्क है, क्यों बड़ा प्लांट बड़ा है और छोटा ही रहता हूँ। दूसरा, हम उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, वो ग्रोथ कैसे करता है और पूरी इकोलॉजी कैसे काम करती है वो भी हम देखें। इससे हमें पूरा आइडिया आ गया अगर हम सेल को समझते हैं, क्योंकि प्लांट हो एनिमल हो बनते सेल से ही। तीसरा, अगर हमें एनिमल के बारे में जानना है, यहाँ आप देख सकते हो लायन है, एलिफेंट है, डॉग्स है। तो अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग हैबिटेट पे रहते हैं, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ये एनिमल कितने अलग कैसे हुए वो पर्सपेक्टिव हमें देखना है, तो इवोल्यूशन देखेंगे हम। और वो फॉर्म कैसे होते हैं और वो फंक्शन कैसे करते हैं। देखिए, अगर हम एनिमल के बारे में जानेंगे तो उसके सेल्स के बारे में भी हम जानेंगे। हम देख सकते हैं कि उसके अंदर जो एबिलिटी है क्या वो हमें काम आ सकती है, लेकिन उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें सेल्स को समझना होगा। अगर फोर्थ पॉइंट की बात की जाए तो डिजीज को समझने के लिए उसके अंदर बात की है हम, उसके अंदर कि भाई कैसे इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया वायरस कैसे हमें बीमार बनाते हैं, और बीमार बन जाते हैं उसके बाद हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे किसी व्यक्ति को फिर से हेल्थी बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट को हमें समझना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी इफेक्ट होगी बैक्टीरिया वायरस की होगी तो सेल के ऊपर ही, अटैक तो सेल के ऊपर ही होगा। फिफ्थ पॉइंट है ग्रोथ। जैसे हम देखते हैं कि एक सिंगल सेल जाइगोट से पूरी लाइफ फॉर्म होती है, पूरा एडल्ट सेल से ओल्ड स्टेज तक, डेथ तक, पूरी की पूरी प्रोसेस जो है उसको अब अगर हमें समझना है तो सबसे पहले ये सेल की जो खासियत है, कैसे काम करता है, क्या होता है सेल्स, क्या फायदे हैं उसके, उसको समझने से पता चलेगा। So, scientists discover that all living things are made of small unit called cells. साइंटिस्ट ने ऐसे डिस्कवर किया कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो बने हैं स्मॉल यूनिट सेल्स से। सेल्स आर द टाइनी मेम्ब्रेन कवर स्ट्रक्चर फील्ड विद वाटर एंड केमिकल। तो सेल्स के अंदर एक टाइनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वाटर यानी कि H2O और दूसरे केमिकल्स भरे होते हैं। सेल्स क्या कर सकता है, न्यूट्रिशंस ले सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ग्रो कर सकता है, सराउंडिंग सेल्स को रिस्पॉन्स कर सकता है, रिप्रोड्यूस इट सेल्फ अपने आप को डबल भी कर सकता है। उस हिसाब से देखा जाए तो सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल्स। कई ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल के बने होते हैं और लाइफ टाइम एक ही सेल्स के रहते हैं। और बाकी जैसे ह्यूमंस एनिमल है तो बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बने होते हैं। उसका मतलब है कि वो मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं और लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं। अगर हम देखा जाए तो एक ही सेल्स फर्टिलाइज जो एग होता है वो पूरी की पूरी हमारे बॉडी बनाने की क्षमता रखता है। तो वही सेल्स डिवाइड होता रहता है, एक से दो, दो से चार, ऐसे करके मिलियंस ऑफ ट्रेल सेल्स बनाता है और पूरी बॉडी फॉर्म करता है। आप देख सकते हैं कि वो न्यूट्रिशंस ले सकता है, पावर हाउस है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ग्रो कर सकता है, एक से दो बन सकता है। भी आप देख रहे हो सेल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर आप पहले देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट करती है सेल्स को। कंट्रोल सिस्टम है ये कि किसको आना है किसको नहीं आना। तो ये आप देख सकते हो पूरी सेल की मेम्ब्रेन है ये।
बाद में साइटोप्लाज्म है, एक जेली लाइक सब्सटेंस, जो ये जो पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है ना, बड़े बड़े ऑर्गेनेजेस, उसको एक केमिकल फ्लोटिंग एरिया बना के देता है, ताकि वो अच्छे से घूम सके, अच्छे से अपना काम कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख सकते हो। एटीपी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे सारा काम होता है। राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, ग्रीन कलर वाले, जो प्रोटीन बनाते हैं। लाइसोसोम होते हैं जो अगर कोई बाहर से अनवांटेड चीज आ जाए, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आ जाए, तो उसको डाइजेस्ट करना, उसकी जो भी सरफेस एरिया या फिर जो स्ट्रक्चर उसका डीएनए, उसको ब्रेक करना, उसके प्रोटीन को ब्रेक करने का काम। और अगर सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल है, तो वेस्ट को दूर करने का काम भी लाइसोसोम करता है। फिर अगर देखें, येलो कलर की आपको दिख सकती है ये, और ये ब्लू कलर की जो न्यूक्लियस से घेरे हुई है, वो है ईआर। ईआर प्रोटीन को बनाने के लिए और लिपिड को बनाने के लिए हेल्प करती है। अगर आप सेंटर में देखो तो आपको न्यूक्लियस दिखेगा, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहता है। तो ये पूरा डीएनए का भरा होता है। आगे देखें तो गोल्गी अपरेटस दिखेगा आपको, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है जनरली। वैक्यूल्स भी होते हैं, ये ब्लू कलर वाला आप देख सकते हो, जो स्टोरेज का काम करते हैं। वाटर है, न्यूट्रिशंस है, या फिर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके बाद में डिस्कार्ड करना है। सेंट्रियोल्स होते हैं, तो जब सेल 1 से 2 होता है, तो सारे जो भी स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड करने के लिए, आधा आधा करने के लिए, उसके कई कामों के लिए सेंट्रियोल्स काम आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पूरी की पूरी ये यूनिट है जो अपने आप चल सकती है। एक न्यूक्लियस है सेंटर में, फिर प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, एटीपी प्रोडक्शन है, यानी कि एनर्जी का भी प्रोडक्शन है, प्रोटीन का भी प्रोडक्शन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। ये सारी की सारी चीजें अच्छे से काम कर सकती है। अभी हम देख सकते हैं कि हम अभी जान रहे हैं कि ये हमने देख लिया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। अभी देखा कि ये सिंगल सेल कैसा होता है, और क्यों वे अच्छे से काम कर लेता है, क्योंकि उसके पास सारी शक्तियां हैं, ताकि वो अच्छे से जिंदा रह सके। दूसरा, अभी हम देखेंगे कि क्या कॉमन चीजें होती है सेल्स के अंदर, और क्या अलग अलग चीजें होती है सेल्स के अंदर, दोनों चीजें होती है। उसके अंदर देखेंगे कि क्या अलग अलग शेप के सेल्स हो सकते हैं, क्या साइज भी वेरिएशन हो सकता है, क्या सेल ऐसा हो सकता है कि एक सेल एक काम करे और दूसरा सेल दूसरा। और बाद में हम देखेंगे कि चलो इतने डिफरेंस है, फिर भी क्या ऐसा है कि सारे सेल्स बनते तो एक ही केमिस्ट्री से है, एक ही नियम काम करता है सारे सेल्स में। चलिए देखते हैं वो भी। सो यस, साइज में भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। बैक्टीरिया ले लो, यहाँ स्कीमेटिक से आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया की साइज देखो कितनी छोटी है। उसके बाद ह्यूमन सेल्स होते हैं। उसके बाद अगर आप फ्रॉग का एक सेल देखो तो मिलीमीटर में होता है। ये स्कीमेटिक बस एज ए एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद अगर हम उसके शेप और फंक्शन के बारे में जाने, तो आप देख सकते हो न्यूरॉन का कैसा ऐसे जाली जैसा शेप है और ये लॉन्ग है। उसका काम है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करना, यानी कि इंफॉर्मेशन को पास करना एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम आरबीसी रेड ब्लड सेल की बात करें, तो वो राउंड जैसा होता है, लेकिन उसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो इन दोनों के बीच में काम भी अलग है और शेप भी अलग है। अगर प्लांट सेल्स की बात की जाए, तो वो तो अपने शेप भी चेंज कर सकते हैं। जनरली वो गैस एक्सचेंज के लिए, यानी कि O2 CO2 का एक्सचेंज जो होता है, उसमें काम आते हैं। मैक्रोफेजिस होते हैं जो
उसका जनरली शेप ही नहीं होता, और उसका काम तो एनगल्फ करना होता है पैथोजेंस को। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको खा सकते हैं ये। तो बहुत ही डिफरेंट फंक्शन है ये, और शेप भी अलग है। चारों सेल का शेप और फंक्शन दोनों चीजें अलग अलग दिखे। चलिए, ये तो पता चल गया कि ऐसे हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कॉमन रूल क्या क्या कॉमन चीजें। तो देखो, कोई सा भी सेल हो, न्यूरॉन हो, ब्लड सेल, प्लांट, मैक्रोफेज हो, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसके उसके बाद ही तो वो काम कर सकता है। रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक से दो हो सकता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुला, अगर कोई भी आसपास की कोई घटना बन रही तो उस हिसाब से वो रिएक्ट भी कर सकता है। कि मान लो पानी कम हो गया तो उस हिसाब से बढ़ा देगा। ऐसे वो सेंस कर सकता है उन चीजों को कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। होम्योस्टेटिस स्टेट, उसके अंदर ये क्या काम करता है? एक तो पीएच मेंटेन करता है, और दूसरा मिनरल्स होते हैं उसको मेंटेन करता है। कोई चीज कम है तो उसको ज्यादा करता है, ज्यादा है तो बाहर निकाल देता है वेस्ट मटेरियल की तरह। तो वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है। तो ऐसे ही, भले ही डिफरेंट साइज हो, डिफरेंट शेप हो, डिफरेंट फंक्शन हो, लेकिन ये सारी चीजें कॉमन देखने को मिल सकती है। सो ऑल्दो डाइवर्सिटी है अलग अलग सेल्स के अंदर, लेकिन वो एक साथ कनेक्टेड है। कैसे? कॉमन चीजों के लिए बेसिक लाइफ रूल सिमिलर है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, खुद की कॉपीज बनाना, एनवायरमेंट्स के एनवायरमेंट से अगर रिस्पॉन्स आए उस हिसाब से रिस्पॉन्स देना, और इंटरनल प्रोसेस को बैलेंस करना। सो आप देख सकते हो, न्यूरॉन सेल्स है जो सिग्नल कैरी करते हैं, मसल सेल्स है जो मोमेंट क्रिएट करने के लिए काम आते हैं, आरबीसी है ऑक्सीजन कैरी करते हैं, प्लांट सेल फूड बनाते हैं, इम्यून सेल्स फाइट इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको सेल्स के अंदर, और साथ साथ कॉमन चीजें भी देखने को मिलेगी कि भाई कॉमन केमिकल प्रोसेस है, एटीपी प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। अगर उसको सिंपल एग्जांपल के समझे, तो आप किसी भी अगर कंपनी में देखे तो मैनेजर अलग काम करता है, अकाउंटेंट अलग काम करता है, ड्राइवर भी अलग काम करता है, और जो क्लीनर साफ सफाई वाला होता है वो भी अलग करता है। लेकिन फाइनली वो वर्क किसके लिए करते हैं? कंपनी की। सो अलग अलग काम है, लेकिन पर्पस तो सेम ही है कि काम क्या करना है। एनर्जी प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना, अपने आप की कॉपी कॉपी बनाना, जैसे हम यहाँ हमने देखा। एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट से अगर कोई सिग्नल आए तो उसको प्रोसेस करना, उसको रिस्पॉन्स करना, बैलेंस मेंटेन करना। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि सेल्स हैव अ सिमिलर बेसिक केमिस्ट्री। मतलब कि जितने भी लिविंग सेल्स है वो सब यूज करते हैं सेम केमिकल्स मटेरियल, और हम कह सकते हैं कि सिमिलर केमिकल मटेरियल्स। 100% सेम नहीं हो सकते, लेकिन सिमिलर मोस्टली सेम होते, और प्रोसेस भी सिमिलर होती है। तो हम उसके में अभी इस टॉपिक में हम क्या जानेंगे कि सेल्स आर मेड ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। वो डीएनए का स्टोरेज रखते हैं, फिर डीएनए के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है क्या करना है क्या नहीं करना। फिर उस इंफॉर्मेशन को पास करने वाला आरएनए भी होता है, और उससे जो प्रोटीन बनता है वो सारे के सारे काम। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे जो हमने बात सबसे पहले बात की थी कि फंक्शन अलग अलग हो, लेकिन फिर भी केमिकल सेम है, बेसिक केमिस्ट्री रूल सेम है। मतलब कहीं ना कहीं बैक्टीरिया हो, ह्यूमन हो, या ट्री हो, प्लांट हो,
एक साथ जुड़े हुए लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे जो बेसिक केमिस्ट्री वो सेम होती है। Inside every cells are all have DNA, RNA, protein, water, sugar, lipids। डीएनए जो इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोटीन जो पूरा काम करता है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी बहुत सारे सेल में सिमिलर। अगर हम स्कीमेटिक से समझे तो अगर ह्यूमन हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, जनरली देखने को मिलता है तो उसके अंदर डीएनए होता है। वो डीएनए से मैसेज पास करता है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सारे काम करता है सेल्स के। फिर उसके अंदर वाटर भी होता है, शुगर भी होती है और लिपिड्स भी होती है जो प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है और बाकी सब भी काम करती है। फिर उसके अंदर दूसरी क्या कॉमन चीज होती है, तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अंदर स्टोर होती है। अगर आप सिंपल एनालॉजी से समझे तो एक बुक ले लीजिए जिसमें रेसिपी बुक होती है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कि क्या खाना कैसे बनाना है, क्या करना है। भाई उसी में से एक पत्ते को निकालिए और पूरी रेसिपी देखिए। उस चीज को हम आरएनए कंसीडर करें कि वो जो इंफॉर्मेशन है उनमें से एक इंस्ट्रक्शन उसने कैरी की। बाद में लास्ट में उसने उसी चीज को देखते हुए, आरएनए को देखते हुए पूरी फाइनल प्रोडक्ट बनाई, पेपर को देखते हुए तो केक बना। ऐसे ही आरएनए को, जब आरएनए बनता है तो उसका जब ट्रांसलेशन होता है तब प्रोटीन बनता है। और वही प्रोटीन जनरली सारे काम करता है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करना, मसल बिल्ड करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, इन्फेक्शन से फाइट करना। तो ये सारी चीजें प्रोटीन से बनती हैं। उसके लिए ये प्रोसेस काम आती है सेंट्रल डोग्मा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। चलिए इसे एक वीडियो से समझते हैं। आप अभी ऊपर ऊपर से देख सकते हैं कि इसमें एक प्लांट है, एनिमल सेल्स है, प्लांट है, अमीबा है और एक एनिमल है। हमने जनरली अलग अलग एनिमल लिए ताकि आपको पता चले कि सिमिलरिटीज क्या। आप इसमें ऊपर से अभी से ही देख सकते हो कि इसके अंदर डीएनए है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वाटर्स है, फिर अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं। तो बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। All life shares a common molecular blueprint. DNA replicates and master proteins are built. Metabolism breaks down sugars and lipids, generating to power life. लास्ट में हम देख सकते हैं एनिमल सेल भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एक में से दो बनते हैं। अमीबा भी होते हैं ऐसे, इसमें भी रिप्रोडक्शन होके दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं और प्लांट सेल डिवाइड होके दो प्लांट सेल बने। सो अगर हम इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो भी अभी के प्रेजेंट डे के सेल्स हैं जो अभी हमें देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे से कहीं तो आए हैं, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज अगर सेम है तो कहीं ना कहीं एक ही में से सब उत्पन्न हुए। इसके अंदर हम देखेंगे कि सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि एक सेल से दो सेल बन सके, और जो सबसे पहले सेल बना होगा और अभी तक का जो सेल्स होगा वो तभी पहुंचेगा अगर वो रिप्रोड्यूस करता रहेगा। फिर डीएनए कैन म्यूटेट, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो रेसिपी बुक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं ओवर द टाइम। फिर उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं अलग अलग टाइप के होंगे, उसमें जो काम के चेंजेस है वो हो सकता है उस सेल्स में आ जाए जो उसको और अच्छा बनाए ताकि वो जिंदा रह सके, अच्छे से काम कर सके। और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो प्रेजेंट सेल्स होगी। चलिए देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले एंसेस्टर सेल्स होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि 3.5 या 3.8 बिलियन ईयर अगो, इतने साल पहले सबसे पहले सेल बना होगा। और उसके बाद
क्या हुआ होगा, उसके अंदर रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी आई हो, यानी कि कॉपी करना। फिर डीएनए हो या डिवाइड करना हो, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी कॉपी होगा, और वो खुद एक सेल जो होगा वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो डिवाइड होता रहता है, जब एक से वो दो होता है, तब जो डीएनए होता है उसमें हो सकता है चेंजेस हो। अब उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, फिजिकल रीजन हो सकता है। मान लो कहीं इतनी ज्यादा सनलाइट है कि वो डीएनए डैमेज हो गया, केमिकल कुछ रिएक्शन हुआ तो डीएनए में थोड़ा चेंज आ गया। अल्टीमेटली डीएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सारे काम करते। तो अगर डीएनए में ही थोड़ा म्यूटेशन आ गया, म्यूटेशन मतलब चेंज, कि थोड़ा सा भी चेंज आया, तो फाइनल प्रोडक्ट में तो चेंज आएगा ही। अगर रेसिपी में चेंज आया तो जो भी केक बनेगा उसमें चेंज तो आएगा ही। तो उसी वजह से अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अभी वो चेंज हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, हमें हेल्पफुल भी हो सकता है, और हो सकता है उसकी वजह से कोई फर्क ही ना पड़ा। अगर हम सिंपल एग्जांपल से देखें, अगर कोई हम शांति से काम कर रहे हैं और पीछे से धक्का दे दे, और उस धक्के की वजह से वो जब अच्छे से काम कर रहे होते हैं वो काम भी बिगड़ जाए, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। अगर मान लो ऐसा हम काम कर रहे हैं कि उसी धक्के की वजह से हमें हेल्पफुल हो जाए वो चीज, तो हेल्पफुल होगा। और अगर हम ऐसा काम करें कि जिससे कोई धक्का मारे ना मारे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा काम होता रहे, तो उसमें कुछ इफेक्ट ही नहीं दिखाए। तो ऐसे जनरली म्यूटेशन काम करता है। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर म्यूटेशन होगा, फिर उसमें से जो अगर हार्मफुल होगा तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे। अभी बचे दो, हेल्पफुल और जिसमें इफेक्ट ही नहीं हुए। तो जो हेल्पफुल होंगे और जो बिना इफेक्ट वाले होंगे, उनमें से जो नेचर होगा, जो एनवायरमेंट होगा, वो अगर फेवरेबल हुआ, फिर वो चाहे नो इफेक्ट वाला हो या हेल्पफुल हो, अगर उसके लिए उस एनवायरमेंट में फायदा है तो वो रहेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी हार्मफुल म्यूटेशन होंगे जिसमें सेल हो सकता है, मान लो ऐसा म्यूटेशन हुआ कि सेल डिवाइड ही नहीं कर, तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो नेचर उसको सिलेक्ट ही नहीं करेगा। हो सकता है वो एनर्जी प्रोड्यूस ही ना करे, तो बिना एनर्जी का तो सेल रहेगा ही नहीं, तो नेचर में एग्जिस्ट कैसे करे। तो ऐसे हो सकते हैं कि वो बहुत हार्मफुल म्यूटेशन हो जो जिंदा ही ना रहे। अभी ये मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत सारे सालों में ऐसा होता रहा होगा, उसकी वजह से पूरी जीव सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। और वही जीव सृष्टि अगर हम प्रेजेंट डे में देखें तो अलग अलग सेल्स के टाइप में डिवाइड हो चुकी हैं। अभी हम प्रोकैरियोट्स देखें तो उसके अंदर बैक्टीरिया है, निकोलाई एज एग्जांपल, प्रोटिस्ट है, उसमें अमीबा देख लो, प्लांट्स है तो उसमें लीव सेल्स देख लो, फिर एनिमल्स है तो आप देख सकते हो न्यूरॉन, नॉर्मल सेल, मैक्रोफेजिस, अलग अलग टाइप के एनिमल सेल्स। और फंजीज है, यीस्ट में देखने को मिलती है तो उसमें भी सेल्स होते हैं अलग टाइप के। तो जो कॉमन चीज हुई उसमें ये तीन कारणों की वजह से बहुत सारे चेंज हुए, और पूरे एनिमल किंगडम का और बाकी सारी जीव सृष्टि का निर्माण। तो ये हमें बताता है कि ये जो एबिलिटी आई, जिसमें सभी में जेनेटिक मटेरियल था, सभी में बेसिक रूल केमिस्ट्री लैंग्वेज काम करती थी, सभी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम थे, तो कहां से आई? कहीं ना कहीं एक सेल की वजह से ही आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। अभी यहां आपको देख सकते हैं एक टर्म है जीन कंट्रोल, सेल बिहेवियर। अभी बिहेवियर यानी कि कोई रिस्पॉन्स करना, कोई काम करना, जो बिहेवियर तभी होगा जब उसको सिग्नल मिले। अभी जीन क्या है? अभी अगर आप डीएनए को कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, उसी डीएनए में से अगर आप इतने पार्ट को कंसीडर करो,
ये वन पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। डीएनए बहुत बड़ा है, उनमें से ये तीन पार्ट है। तो इनमें से जो ये पार्ट है, हो सकता है वो एक काम करता हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वो आंखें बनाता हो, एक काम। दूसरा जो होगा, हो सकता है वो पैर बनाता हो। तीसरा जो होगा, हो सकता है वो हेयर सेल्स बनाता हो। तो तीनों के फंक्शन अलग है। उसका मतलब ये डिसाइड करेगा कि क्या बनाना है। तो ये जो पार्ट है ना, उसको आप कंसीडर कर लो फॉर एग्जाम्पल कि ये जीन है। और इस चीज को समझने के बाद हमें समझ में आएगा कि ये जो शेप अलग अलग आ रहे थे और अलग अलग काम आ रहे थे और अलग अलग बिहेवियर होते हैं। जैसे मैक्रोफेज का होता है कि वो किसी भी बैक्टीरिया वगैरह अगर बाहर का है तो उसको खा सकता है, उसको तोड़ सकता है। फिर आरबीसी होगा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। न्यूरॉन सेल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। तो अलग अलग काम हुए, अलग अलग स्टिमुलस से अलग अलग बिहेवियर शो हुए। तो वो उसका रीजन डीएनए से आता है और डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। चलिए उसको डिटेल में जानते हैं। वो आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के शेप होते हैं, फंक्शन होते हैं और बिहेवियर होते हैं। वो कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये पूरा का पूरा डीएनए। देखो, एक बात क्लियर है कि जनरली देखने को मिला है कि जितने भी अलग अलग टाइप के, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी ले लो आप, उसके अंदर यही का एग्जांपल ले लो कि उसके अंदर एक न्यूरॉन सेल, एक स्किन सेल है और एक आरबीसी है और एक ये है मसल सेल। चारों के चारों अगर आप देखोगे तो उसके अंदर डीएनए सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि डीएनए अलग होगा, क्योंकि ये सब बने तो है एक ही सेल से, फर्टिलाइज एक से। लेकिन जब वो स्पेशलाइज सेल्स में कन्वर्ट हो गए होंगे, जैसे शेप चेंज हो गया, फिर उसका काम भी चेंज हो गया, उसके बाद उसके अंदर जो भी जीन्स होते हैं जो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, शेप साइज फंक्शन को, वो ऑन है कि ऑफ है, उस हिसाब से पूरा सेल बनेगा अलग। यहाँ एग्जांपल है स्किन सेल का। जैसे इसमें केरोटिन प्रोडक्शन की जरूरत है, तो वो वाले जीन जो केरोटिन प्रोड्यूस कर सकते हैं वो जिंदा रहेंगे उसी के अंदर। बाकी बाकी सारे जो जीन है वो ऑफ रहेंगे। अगर ब्रेन सेल देखें तो उसका काम है सिग्नल पहुंचाना। तो सिग्नल पहुंचाने वाले जो भी बिहेवियर वाले जीन होंगे वो ऑन रहेंगे, बाकी सारे ऑफ रहेंगे। फिर उसमें ये केरोटिन वाला ऑन नहीं रहेगा। ऐसे ही बोन सेल का एग्जांपल है, कैल्शियम डिपोजिशन और स्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए जो जीन होंगे वो ऑन होंगे, बाकी सारे ऑफ होंगे। सिंपल डेली एग्जांपल देखो तो एक स्मार्टफोन होता है, एक ही होता है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर अलग अलग एप्स होते हैं। सेम फोन है, उसको मान लो डीएनए है और डिफरेंट डिफरेंट एप्स होते हैं, जैसे कैमरा है, फिर नोट्स है, फिर मैसेजेस है। तो सभी का काम अलग अलग होता है, सभी का फंक्शन दिखना अलग अलग होता है। तो वो क्यों होता है? जीन की वजह से। तो एप्लीकेशन ही एज अ जीन है, जीन से ऐसा मान लो आप। अभी पता कैसे चला कि ये जो सेल है वो एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि जनरली होता है कि ये बहुत छोटे होते हैं, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुली आंख से नहीं देख सकते। तो उसके लिए सबसे पहले जब लाइट माइक्रोस्कोप आया तो उसमें हमने देखा कि हाँ, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है और उसके शेप भी दिखने को मिले। जैसे यहाँ आप देख सकते हो एक बेसिक स्ट्रक्चर है राउंड जैसा और उसका शेप भी दिखने को मिल रहा है। फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी जब आई, उसके बाद हम पूरा डिटेल स्ट्रक्चर भी जान सकते हैं, जैसे अंदर के ऑर्गेनल्स जान सकते हैं और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, डीएनए हेलिक्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो देख सकते हो आप कितना डिफरेंस है।
तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, विकसित हुई, उस हिसाब से हम उसका रिजोल्यूशन कैसे दिखता है वो भी देखने को मिला। तो इस तरह हमें देखने को मिला कि सेल्स होते हैं। ये बेसिक है। उसके बाद कैसे कैसे देखने को मिला वो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। अभी तक के लिए माइक्रोस्कोप के बारे में इतना सफिशिएंट है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं। सेल्स डिफर इन द साइज में फर्क हो सकता है, फंक्शन में भी फर्क हो सकता है, लेकिन कॉमन केमिस्ट्री सिमिलर होती है। सब में कॉमन केमिस्ट्री होती है। डीएनए स्टोर करता है लाइफ की पूरी इंस्ट्रक्शन कि क्या बनाना, कैसे बनाना, कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है। उसके अंदर जो डीएनए होते हैं, उसके अंदर जो जीन्स होते हैं, वो पूरा बिहेवियर कंट्रोल करते हैं कि कब किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। ये हम फर्दर जानेंगे कि जो मैंने जैसे आपको एग्जांपल के समझाया कि ये डीएनए है और उसके अगर हम टुकड़े कर दें, ये 1 2 3, तो ये जीन्स है। ये जीन्स अगर आप पर्टिकुलर वन सेल्स के हिसाब से ही देखें, अभी छोड़ दो कि अलग अलग सेल्स कैसे हुए, क्यों हुए, अभी सिर्फ आप समझो कि एक ही सेल है, उसके अंदर डीएनए होगा, तो ये पूरा का पूरा डीएनए होगा, उसके अंदर ये तीनों जीन होंगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एटीपी प्रोडक्शन है, फिर ग्लाइकोलाइसिस है, तो उसको जो कंट्रोल करने वाले प्रोटीन्स है वो बनाता कौन है? अल्टीमेटली डीएनए से ही तो प्रोटीन बनता है। जैसे हमने देखा सेंट्रल डोग्मा पूरी प्रोसेस की डीएनए है, ये डीएनए पूरा, उनमें से एक टुकड़ा जो आधा होता है, जो आरएनए होता है, एमआरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है, मैसेज देता है कि प्रोटीन बनाना है, और जो फाइनल प्रोटीन बनता है वो काम। तो इस प्रोसेस को हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो है सेंट्रल डोग्मा के बारे में और अच्छे से हम समझेंगे। अभी हमारा फोकस सेल्स में है, तो अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो उसी की वजह से जब वो प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन डिपेंडेंट है एमआरएनए पर, और एमआरएनए डिपेंडेंट है डीएनए यानी कि जीन्स पे। अगर हम जीन्स पे कंट्रोल कर लें तो हो सकता है हम एटीपी प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। फिर कोई अलग फंक्शन करना है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को रोकना है या फिर चालू करना है, तो उसके प्रोटीन होंगे। अगर उसको बंद कर दे या बढ़ा दे प्रोडक्शन में, तो उस हिसाब से उसका सेल्स का बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो ऐसे ही जीन कंट्रोल करते हैं पर्टिकुलर सेल्स पे। फिर हमने देखा कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम सेल्स को देख सकते हैं, और इससे पता चला हमें कि अगर लाइफ को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा सेल्स। अभी हम केस स्टडी में जाएंगे जिसमें बीएससी लेवल, एमएससी लेवल और रिसर्च लेवल भी इंक्लूडेड है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसमें एमसीक्यू होंगे और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं।